शांतिपुर गांव के शांत वातावरण में एक शोक सभा, एक पत्नी द्वारा अचानक पूजा की थाली का पलटना और एक चीख जो उस शांत माहौल को चीर देती है। वह मरे नहीं हैं। यह वह क्षण था जिसने एक चौंकाने वाले सच को उजागर करने वाली यात्रा की शुरुआत की। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उस ताबूत के अंदर शव नहीं बल्कि एक पुतला है, और वह व्यक्ति जिसे मृत मान लिया गया था वास्तव में अपनी ही पत्नी और धोखेबाज दत्तक पुत्र द्वारा एक अंधेरे तहखाने में इंदा कैद था। एक बहू जिसके पास कोई पद या शक्ति नहीं थी, अकेली खई हुई। उसने हर सुराग, हर रिकॉर्डिंग, हर डायरी के पन्ने का पीछा किया ताकि अपने ही परिवार के भीतर के धोखे और पाखंड के चेहरों को बेनकाब कर सके। जब अंधेरा छा जाता है तो क्या सच्चाई की रोशनी इतनी मजबूत होगी कि उसे भेद सके? और न्याय कौन दिलाएगा? पुलिस या एक ऐसी महिला का मजबूत दिल जो कमोड़ दिखाई देती थी? आइए इस जासूसी कहानी के साथ एक झूठे अंतिम संस्कार के पीछे के रहस्य और उन चौंकाने वाले खुलासों की पूरी यात्रा का अनुसरण करें। अध्याय 1। एक बाधित शोक सभा। जनवरी महीने की उमस भरी दोपहर ने शांतिपुर गांव को एक पतली भूरी धुंध की चादर से ढक दिया था। धान के खेतों के चारों ओर बहने वाली नहर के ठीक बगल में स्थित एक पुरानी 3 खंडों वाली हवेली में ठाकुर सीड्स के संस्थापक राजेश सिंह ठाकुर की शोक सभा का आयोजन भव्य तरीके से किया जा रहा था। अगरबत्ती का धुआं हवा में भरा था और पंडित दीनदयाल द्वारा आयोजित श्राद्ध समारोह में मंत्रों का जाप गूंज रहा था। हर कोई जानता था कि राजेश ठाकुर इस क्षेत्र में एक सम्मानित व्यक्ति थे। दशकों तक ईमानदारी से काम करते हुए उन्होंने गांव वालों को धान की नई किस्में उपलब्ध कराने में मदद की थी। गांव के लोग उन्हें एक पिता समान मानते थे। दिल का दौरा पड़ने से उनकी अचानक मृत्यु ने कई लोगों को स्तब्ध कर दिया था। दूर दराज के रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसियों तक हर कोई सफेद कपों में शोक मनाने के लिए घर के आंगन में इकट्ठा हुआ था। आंगन के सामने पुराने आम के पेड़ की छाया के नीचे आने वाले मेहमानों के लिए मेजें और कुर्सियां रखी गई थीं। मुख्य कमरे में पूजा की वेदी पर राजेश ठाकुर की तस्वीर तांबे के दियों, फलों की थाली और अगरबत्ती के बीच रखी हुई थी, जिससे धुआं उठ रहा था। इस गंभीर माहौल के बीच किसी ने एक युवा महिला पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाल करीने से जूहे में बंधे थे और जिसने सफेद रंग की साजी पहन रखी थी, जो धीरे धीरे मुख्य कमरे की ओर बहा रही थी। उसका चेहरा पीला था, आंखें गहरी थीं और उसके हाथ कसकर बंधे हुए थे, जैसे वह किसी बहुत बड़ी भावना को दबा रही हो। वह प्रिया शर्मा थी, परिवार की बही बहू, अरुण ठाकुर की विधवा, जिसका 3 साल पहले गंगा में नाव पलटने से निधन हो गया था। अपने पति की मृत्यु के बाद से प्रिया चुपचाप रहती थी। पारिवारिक समारोहों में शायद ही कभी दिखाई देती थी। गांव वाले उसे एक खामोश परछाई कहते थे। दिन में बाहर जाती, शाम को मंदिर और एक साया की तरह चुपचाप जीती थी। लेकिन आज प्रिया वह विनम्र महिला नहीं थी। वह ताबूत के ठीक सामने रुक गई। हवा के झोंके से उसकी साड़ी का पल्लू धीरे से हिला। अगरबत्ती के धुएं ने उसके चेहरे को और भी उदास बना दिया। अचानक वह चीख पई, वह मरे नहीं हैं। यह कोई अंतिम संस्कार नहीं है, यह एक हत्या का नाटक है। उसकी आवाज शांत माहौल में बिजली की तरह कपकी। हर कोई तुरंत प्रिया की ओर देखने लगा। फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने तो हाथ से चाय का गिलास भी गिरा दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, प्रिया सीधे वेदी की ओर दौड़ी और दोनों हाथों से पूजा की थाली को नीचे फेंक दिया। अगरबत्ती का स्टैंड टूट गया, दिए बुझ गए और फलों की एक थाली कमरे के कोने में जा गिरी। संतरे पंडित दीनदयाल के पैरों के पास लुकने लगे। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ जैसे जम सा गया। पंडित दीनदयाल, जो मंत्र पा रहे थे, स्तब्ध रह गए। उन्होंने आश्चर्य से प्रिया को देखा। उन्होंने कभी किसी पवित्र स्थान पर ऐसा अपमानजनक दृश्य नहीं देखा था। प्रिया बेटी, तुम यह क्या कर रही हो? एक मर्दाना आवाज गूंजी। यह गांव के सरपंच सुरेश पटेल की आवाज थी, जो वेदी के पास खड़े थे। प्रिया हाँफ रही थी, उसके कंधे कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने कमरे के बीच में रखे ताबूत की ओर इशारा करते हुए स्पष्ट आवाज में कहा, अगर यकीन नहीं है तो ताबूत का ढक्कन खोलो। मैं शर्त लगाती हूं कि आप में से किसी में भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अंदर कोई नहीं है। पीछे से एक सिसकी की आवाज आई। राजेश ठाकुर की पत्नी कमला ठाकुर फर्श पर गिर पई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ रिश्तेदार उसे सहारा देने के लिए दौड़े। अंतिम संस्कार का माहौल, जो पहले गंभीर था, अब अराजकता और घबराहट में बदल गया था। प्रिया कुछ कदम पीछे हटी, टूटी हुई पूजा की वस्तुओं के बीच खड़ी होकर उसकी नहरें मुख्य कमरे में मौजूद हर चेहरे पर घूम रही थीं। वह रो नहीं रही थी, न ही कांप रही थी। उसकी आवाज एक फैसले की तरह गूंजी, राजेश जी इंदा हैं। मैंने अपनी आंखों से नहीं,
पर कानों से उन्हें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में मेरा नाम पुकारते हुए सुना है। मेरे पास सबूत है कि उन्हें कहीं कैद करके रखा गया है और मैं जानती हूं कि कौन उन्हें मारना चाहता है। माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रिया की बातें अब अपमान नहीं बल्कि एक खुला आरोप थीं। सरपंच पटेल आगे बढ़े। उन्होंने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, प्रिया बेटी, आज तुम जो कर रही हो वह कोई छोटी बात नहीं है। यह एक अंतिम संस्कार है। तुम यूं ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो उसे गांव वालों के सामने पेश करो। प्रिया ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे धीरे अपनी साजी के पल्लू से एक पुराना फोन निकाला जिसकी स्क्रीन पर पहले से ही एक ऑडियो रिकॉर्डिंग खुली हुई थी। एक बूढ़े कांपते हुए आदमी की आवाज उस शांत घर में गूंज उठी, प्रिया, मैं तुम्हारा बाबूजी, मैं इंदा हूं, उन्हें मुझे इंदा दफनाने मत देना। यह फुसफुसाहट, जैसे किसी मृत व्यक्ति की आवाज हो, ने पूरे घर में सिहरन पैदा कर दी। कुछ महिलाओं ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। किसी के रोने की दबी हुई आवाज आई। तभी विक्रम, जिसे राजेश ठाकुर का भतीजा माना जाता था और जो अंतिम संस्कार की व्यवस्था देख रहा था, अंदर आया। उसका चेहरा सफेद पला गया था। वह चिल्लाया, प्रिया भाभी, आप दादाजी के अंतिम संस्कार में हंगामा कर रही हैं। अगर आप नहीं रुकीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। प्रिया पीछे नहीं हटी। उसने धीरे धीरे हर शब्द पर ओर देते हुए कहा, बुलाओ, मैं चाहती हूं कि वे आएं। मैं चाहती हूं कि पूरी सच्चाई सामने आए, भले ही इसके लिए मुझे मरना पड़े। पंडित दीनदयाल, जो अब तक चुप थे, बोले। उनकी आवाज भावनाओं से भारी थी। शांति, सभी लोग शांत हो जाएं। प्रिया बेटी की बातों पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन इस पवित्र स्थान पर अगर यह सच है तो हम इसे नागरंदा नहीं कर सकते। पूरा अंतिम संस्कार एक अभूतपूर्व तनाव में डूब गया और यह पहली बार था जब राजेश सिंह ठाकुर की मृत्यु पर सवाल उठाया गया था। अध्याय 2। झूठे दस्तावेज और गहराता शक। कमरा खामोश था, सिवाय कमला ठाकुर की दबी हुई सिसकियों और विक्रम के गुस्से से भरे चेहरे के। प्रिया की घोषणा के बाद भी के मन में एक नया सवाल उठा। अगर राजेश ठाकुर इंदा हैं तो ताबूत में कौन है और अंतिम संस्कार इतनी जल्दबाजी और गुपचुप तरीके से क्यों किया जा रहा था? प्रिया ने लोगों के संदेह को यूं ही नहीं जाने दिया। वह ताबूत के पास रखी एक छोटी मेज के पास गई जहां अंतिम संस्कार से संबंधित वस्तुएं रखी थीं। मृत्यु प्रमाण पत्र, शोक पुस्तिका। उसने एक पीले रंग का कागज उठाया और उसे दर्जनों आंखों के सामने ऊंचा किया। यह मृत्यु प्रमाण पत्र है जिसे शांतिपुर ग्राम पंचायत ने जारी किया है। प्रिया ने स्पष्ट रूप से कहा, लेकिन क्या आप लोगों को इसमें कुछ अजीब नहीं लग रहा? उसने वह कागज सरपंच सुरेश पटेल के सामने कर दिया। उन्होंने उसे लिया और उनकी अनुभवी आंखों ने जल्दी से हर पंक्ति, हर लाल मुहर को देखा। फिर उनकी भौहें तन गईं। मृत्यु प्रमाण पत्र पर किसी डॉक्टर के हस्ताक्षर नहीं है, सरपंच ने धीरे से कहा, और मृत्यु का कारण हृदय गति रुकने के अलावा स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है। और सबसे अजीब बात यह है कि मृत्यु का समय केवल शाम लिखा है, कोई निश्चित तारीख या समय नहीं। यह प्रमाण पत्र हमारे पंचायत के रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं है। प्रिया ने सिर हिलाया। मैं ईस्टर्न सिटी अस्पताल गई थी जहां बताया गया था कि बाबूजी को आखिरी बार भर्ती कराया गया था, लेकिन पिछले हफ्ते उनके नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं था। यह उनके असली मेडिकल रिकॉर्ड की एक प्रति है जिसे मैंने एक परिचित की मदद से आंतरिक सिस्टम से निकलवाया है। उसने कागजों का एक बंडल सरपंच के सामने रख दिया। लोग और भी बेचैन हो गए। कुछ ने अपने फोन निकालकर तस्वीरें खींचनी शुरू कर दीं। यह राजेश सिंह ठाकुर नामक एक मरीज का रिकॉर्ड है जिसे 4 जनवरी को भर्ती किया गया था, नींद की गोलियों के ओवरडोज के संदेह में, और वह वार्ड 203 में इलाज करा रहे थे। लेकिन परिवार ने घोषणा की कि उनकी मृत्यु 5 जनवरी को घर पर दिल का दौरा पड़ने से हुई। कोई व्यक्ति एक ही समय में अस्पताल में इलाज कैसे करा सकता है और ताबूत में कैसे हो सकता है? लोगों के बीच फुसफुसाहट होने लगी। एक बूढ़े आदमी ने, जो लाठी के सहारे खड़ा था, और से कहा, मैं तो यहीं पास में रहता हूं। मैंने तो ठाकुर साहब को अस्पताल ले जाते हुए नहीं देखा, न ही कोई एम्बुलेंस आई। पास बैठी एक पोसन ने कहा, मुझे याद है कि मैंने विक्रम को रात में एक आदमी को ट्रक में ले जाते हुए देखा था जो पूरी तरह से कंबल से ढका हुआ था। मुझे लगा कि वह उन्हें अस्पताल ले जा रहा है, लेकिन तब से वे वापस नहीं दिखे। माहौल अब संदेह में बदल रहा था। लोग एक दूसरे को सतर्क नजरों से देखने लगे। सरपंच पटेल कमरे के बीच में आए और सबको शांत रहने का इशारा किया। उनकी आवाज अब एक बाहरी व्यक्ति की नहीं थी। भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं कि यह एक अभूतपूर्व स्थिति है, लेकिन अगर यह एक झूठे अंतिम संस्कार का मामला है या शायद एक हत्या की साजिश है तो हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। सरपंच होने के नाते मैं श्राद्ध समारोह को अस्थायी रूप से रोकने
और ताबूत का ढक्कन खोलकर अंदर लेटे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करने का प्रस्ताव रखता हूं। कमरे में हलचल मच गई। कमला ठाकुर, जो फर्श पर बैठी थी, लगातार अपना सिर हिला रही थी। नहीं, ऐसा मत करो। वह अब इस दुनिया में नहीं है। ताबूत खोलना उनकी आत्मा का अपमान करना होगा। यह पाप है। विक्रम, जो अब तक अंतिम संस्कार का संचालन कर रहा था, सरपंच पटेल के सामने आया। उसकी आवाज में तनाव था और उसकी आंखें नफरत से प्रिया को घूर रही थीं। पटेल चाचा, कृपया प्रिया भाभी की बातों में ना आए। अरुण भैया की मृत्यु के बाद से उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वह डिप्रेशन का इलाज भी करा चुकी हैं। आज जो भी हो रहा है वह उनकी अस्थिर मानसिक स्थिति का परिणाम है। प्रिया हंसी, लेकिन उसकी हंसी में कोई पागलपन नहीं था। इसके बजाय यह एक चाकू की तरह थे। विक्रम, अगर मैं डिप्रेशन में हूं तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मुझ जैसी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति में ही तुम्हारे झूठे अंतिम संस्कार को बर्बाद करने की हिम्मत है। अगर मैं सामान्य होती तो शायद मैं भी अपने ससुर के लिए आंसू बहा रही होती, यह जाने बिना कि वह अभी भी जिंदा हैं। पंडित दीनदयाल, जो अब तक चुपचाप हाथ जोहे खड़े थे, धीरे से बोले, धीसा शांति। अगर सच्चाई अगरबत्ती के धुएं के नीचे दबी हुई है तो एक पुजारी के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं उस पर प्रकाश डालूं। मैं सरपंच जी के प्रस्ताव से सहमत हूं। सच्चाई का पता लगाने के लिए ताबूत खोला जाना चाहिए। इस बार फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक मौन सहमति थी। अगर यह मामला साफ नहीं हुआ तो वे भविष्य में किसी भी अंतिम संस्कार पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। एक और की आवाज हुई। प्रिया ने हवेली के पीछे का लकड़ी का दरवाजा धकेला और फिर मुही। उसकी आवाज शांत थी। मुझे अभी किसी के विश्वास की जरूरत नहीं है। बस मुझे आधा घंटा और दीजिए। अगर उसके बाद कुछ नहीं होता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से घुटने टेक कर ठाकुर परिवार के हर सदस्य से माफी मांगूंगी। किसी ने उसे नहीं रोका। एक अजीब सी खामोशी के बीच प्रिया कमरे से बाहर निकल गई। उसके हाथ में कागजों के बंडल के अलावा एक छोटी सी यूएसबी भी थी, एक ऐसी चीज जो सब कुछ बदलने वाली थी। अध्याय 3। ताबूत में पुतला और एक चौंकाने वाला पत्र। उस दोपहर जब सूरज की किरणें शांतिपुर गांव की लाल खपरेल की छतों पर पा रही थीं, ठाकुर परिवार की हवेली में एक ऐसा निर्णय लिया जाने वाला था जो वंश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। सरपंच सुरेश पटेल ताबूत के सामने सीधे खड़े थे। उनके बगल में पंडित दीनदयाल और गांव की पंचायत के 2 प्रतिनिधि थे, जिन्हें औपचारिक रूप से बुलाया गया था। प्रिया, जो घर से बाहर गई थी, अब एक मोटी फाइल और एक पारदर्शी प्लास्टिक बैग में रखी यूएसबी के साथ वापस आ गई थी। वह चुपचाप कमरे के बीच में खड़ी थी। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक डरावनी शांति थी। सरपंच ने इशारा किया। 2 आदमी, जो गांव में ताबूत बनाने का काम करते थे, आगे बढ़े और ताबूत के चारों कोनों से लकड़ी के कब्बे हटाने लगे। खट खट की सूखी आवाज उन लोगों के कानों में चुभ रही थी जो अपनी सांसें रोके हुए थे। जब आखिरी कब्ब हटा दिया गया तो एक आदमी ने सरपंच को इशारा किया। उन्होंने धीरे से ढक्कन उठाया। एक पल के लिए अगरबत्ती का धुआं सामने आया, लेकिन फिर सब कुछ जैसे जम गया। ताबूत के अंदर कोई शव नहीं था। इसके बजाय वहां सरकंडे से बना एक पुतला था, जिसे बड़ी चतुराई से एक व्यक्ति का आकार दिया गया था और उसे एक पारंपरिक भूरे रंग का कुर्ता पायजामा पहनाया गया था, ठीक वैसा ही जैसा राजेश ठाकुर अपने जीवनकाल में पहनते थे। किसी ने चीख मारी, हे भगवान, यह तो एक पुतला है। एक बूढ़ी महिला गिर पई। पंडित दीनदयाल, जो शुरू से ही शांत रहने की कोशिश कर रहे थे, लखगा गए और उनके हाथ से पूजा की घंटी फर्श पर गिर गई, जिससे एक तेज आवाज हुई। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सरपंच ने कांपते हाथों से प्रिया की ओर देखा। वह आगे बढ़ी और पुतले के हाथ से एक छोटी सी चीज निकाली, जिसे कुर्ते की आस्तीन में छिपाया गया था। यह एक पुराना लिफाफा था, जिसका काग पीला पड़ चुका था और उस पर साफ सुथरी लिखावट में लिखा था, अगर किसी ने यह ताबूत खोला है तो इसका मतलब है कि मेरे बचने की अभी भी उम्मीद है। कृपया यह सबूत अधिकारियों को दें। प्रिया ने चुपचाप लिफाफा खोला और अंदर से एक काग निकाला। उसने उसे ओर से पुनने के बजाय सबको दिखाया। झुकी हुई लिखावट के नीचे राजेश सिंह ठाकुर के हस्ताक्षर थे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने ओर से पढ़ना शुरू किया। मैं, राजेश सिंह ठाकुर, अगर मुझे मृत घोषित कर दिया गया है जबकि मेरा दिमाग अभी भी सचेत है, तो इसका मतलब है कि कोई मुझे इंदा दफनाने की कोशिश कर रहा है। विक्रम नाम का व्यक्ति मेरा असली भतीजा नहीं है। मेरी पत्नी उसे एक चैरिटी यात्रा से लाई थी। मुझे शक था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था, जब तक कि मैंने उसे कंपनी के शेयर ट्रांसफर के कागजात पर मेरे जाली हस्ताक्षर करते हुए नहीं देख लिया। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने हस्ताक्षर नहीं किए तो मैं भी अरुण की तरह गायब हो जाऊंगा।
मुझे बचाओ, इतिहास को दोहराने मत दो। जब प्रिया ने आखिरी वाक्य पा तो पूरे कमरे में सिसकियां गूंज उठीं। विक्रम का चेहरा पीला पक गया था। वह एक कदम पीछे हटा, उसके होंठ कांप रहे थे। नहीं, यह सच नहीं है। यह पत्र नकली है। तुमने यह सब गगा है। प्रिया ने सीधे उसकी आंखों में देखा। अगर मैंने यह गहा है तो ताबूत में रखे पुतले के बारे में क्या कहोगे? और उस अस्पताल के रिकॉर्ड के बारे में क्या, जिस पर तुमने ही हस्ताक्षर करके बाबूजी को आधी रात में ले जाने की पुष्टि की थी? विक्रम जवाब नहीं दे सका। उसने मुंह कर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन पंचायत के एक सदस्य ने उसे रोक लिया। तभी भी में से एक अधे उम्र का व्यक्ति आगे आया। मैं ठाकुर सीड्स का कंपनी सचिव लम हूं। जिस रात ठाकुर साहब की मृत्यु की घोषणा हुई, मुझे एक अनजान नंबर से एक अजीब संदेश मिला, जिसमें लिखा था, अगर आपके पास ठाकुर साहब के असली हस्ताक्षर हैं तो उन्हें किसी को न दें, क्योंकि वही कंपनी को बचाने वाली एकमात्र चीज है। यह सुनकर प्रिया चौंक गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। लम ने आगे कहा, मैंने अपनी आंखों से विक्रम को ठाकुर साहब को नींद की गोलियां देकर कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते देखा था, लेकिन मैं डर गया। मुझे लगा कि वह सच में मर चुके हैं, जब तक कि मैंने कल रात आपकी रिकॉर्डिंग नहीं सुनी। उसी समय पीछे से एक बच्चे की आवाज आई, मां, क्या परदादाजी सच में मरे नहीं हैं? यह प्रिया का बेटा रोहन था। प्रिया अपने बेटे की ओर मुही, एक फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हां बेटा, परदादाजी अभी भी इंदा हैं और तुम जल्द ही उनसे मिलोगे, सरपंच पटेल ने घोषणा की। इस क्षण से राजेश सिंह ठाकुर का अंतिम संस्कार रोक दिया गया है। हम एक औपचारिक जांच शुरू करेंगे। कंपनी के सभी कागजात, अंतिम संस्कार के रिकॉर्ड और संपत्ति को सील कर दिया जाएगा। विक्रम को जांच में सहयोग करने के लिए हिरासत में लिया जाएगा। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन 2 अधिकारियों ने उसे कसकर पकड़ लिया। वह चिल्लाया, मैंने किसी को नहीं मारा। उसने मुझे मजबूर किया। यह सब करने के लिए उसी ने मुझे मजबूर किया। किसने? एक ने और से पूछा। कमला ठाकुर ने, राजेश ठाकुर की पत्नी, मेरी मां। वह दहशत में चीखा। कमरा एक बार फिर स्तब्ध रह गया। अध्याय 4। पति की डायरी और एक गुप्त रिकॉर्डिंग। अंतिम संस्कार रद्द होने और ताबूत में पुतले के चौंकाने वाले खुलासे के बाद प्रिया शांतिपुर गांव के पीछे एक छोटी सी गली में स्थित अपने पुराने घर लौट आई। यह घर कभी उसका और अरुण का आशियाना हुआ करता था। पति की मृत्यु के बाद प्रिया वहां नहीं रहती थी, लेकिन जब भी वह उस पुराने लकी के गेट से गुजरती, यादें बा की तरह उमा थीं। घर शांत था, समय की धूल से ढका हुआ। अरुण की पूजा की वेदी अभी भी वैसी ही थी। प्रिया ने अपने पति की पुरानी अलमारी की सफाई शुरू की। हर चीज करीने से रखी हुई थी, मानो अरुण अभी भी वहीं हो। अलमारी की सफाई करते समय प्रिया का हाथ नीचे की एक पतली लकी की तख्ती से टकराया। वह रुक गई। तख्ती सामान्य से अधिक ढीली लग रही थी। उसने एक पुराने चाकू के किनारे से उसे धीरे से ऊपर उठाया। नीचे एक छोटा पुराना लोहे का बक्सा था, जिसके ताले पर जंग लग चुकी थी। कुछ कोशिशों के बाद ताला खुल गया। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और बक्से का ढक्कन खोला। अंदर एक गहरे भूरे रंग की नोटबुक, कुछ मुहे हुए कागज और एक पुराना जापानी कैसेट रिकॉर्डर था। उसने सबसे पहले नोटबुक उठाई। यह अरुण की काम की डायरी थी। पहले कुछ पन्ने सामान्य थे। आज बोर्ड मीटिंग का दूसरा दौर था। बाबूजी 30% शेयर ट्रांसफर करने पर सहमत हो गए। विक्रम को नए बीज स्टॉक की जांच का काम सौंपा गया है। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि विक्रम हमेशा कंपनी का नियंत्रण लेने की बात करता है, जबकि बाबूजी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। जैसे जैसे प्रिया आगे बढ़ती गई, अरुण की लिखावट जल्दबाजी में और टेही मेई होती गई। बाबूजी ने स्पष्ट रूप से कहा कि विक्रम का हमारे परिवार से कोई खून का रिश्ता नहीं है। मुझे आधा यकीन हुआ, आधा नहीं, लेकिन मुझे उसकी आंखें सच्ची नहीं लगतीं। एक बार नशे में उसने मां कहकर कमला चाची को पुकारा। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मैंने देखा कि बाबूजी चुप थे। मतलब उन्हें भी शक है। मुझे कंपनी के रिकॉर्ड की एक कॉपी बना लेनी चाहिए। उसने कुछ और पन्ने पलटे और रुक गई। नोटबुक के अंदर एक छोटा कागज था, शेयर ट्रांसफर के आवेदन की एक प्रति। हस्ताक्षरकर्ता राजेश सिंह ठाकुर थे, लेकिन लिखावट अजीब और टेही मेई ही थी, वैसी नहीं जैसी प्रिया जानती थी। उसे तुरंत वह ऑडियो रिकॉर्डिंग याद आ गई जो उसने कुछ दिन पहले सुनी थी। अगर मैंने हस्ताक्षर नहीं किए तो तुम मुझे अरुण की तरह गायब करने की धमकी दोगे। प्रिया कांप उठी जब उसने रिकॉर्डर उठाया। उसने कैसेट डाला और प्ले बटन दबाया। कुछ घरघराहट के बाद एक गहरी खुरदरी आवाज गूंजी। यह राजेश ठाकुर की आवाज थी। विक्रम, मैंने कहा था तुम इस परिवार के नहीं हो, मुझ पर दबाव मत डालो। फिर विक्रम की आवाज,
आई, ठंडक भरी। अगर आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो यह मत सोचिएगा कि आपका बेटा आपसे पहले क्यों चला गया। अब आपकी बारी है। मुझे बस आपके हस्ताक्षर चाहिए, उसके बाद आप जीना भी चाहें तो नहीं जी पाएंगे। प्रिया ने हेडफोन निकाले और कुर्सी पर बैठ गई। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। यह सिर्फ एक सबूत नहीं था, यह विक्रम का एक अप्रत्यक्ष कबूलनामा था। अगर यह रिकॉर्डिंग पुलिस और बोर्ड के सदस्यों के सामने पेश की जाती तो पूरी सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता था। उसे अपने पति अरुण द्वारा उसकी मृत्यु से एक रात पहले कहे गए शब्द याद आए, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम बेटे की रक्षा करना, किसी पर भरोसा मत करना, यहां तक कि उस पर भी नहीं जिसे तुम मां कहती हो। उस समय प्रिया ने सोचा था कि यह सिर्फ एक अशुभ बात है। अब वह समझ गई थी, असली खतरा सिर्फ विक्रम नहीं था, बल्कि कमला ठाकुर भी थीं, उसकी सास, जो बाहर से हमेशा धर्मपरायण और सम्मानजनक दिखती थीं। उस रात प्रिया सोई नहीं। उसने पुराने कंप्यूटर पर पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग की 3 प्रतियां बनाईं, उन्हें एक यूएसबी में सहेजा और एक प्रति एक बैकअप ईमेल पर भेज दी। उसने डायरी के पन्नों और कंपनी के कागजात की प्रतियों को भी स्कैन किया। अध्याय 5, डीएनए का सच। अपने पति के पुराने बक्से में ऑडियो रिकॉर्डिंग खोजने के बाद प्रिया जानती थी कि उसके पास सच्चाई को उजागर करने की पहली चाबी है। लेकिन सभी झूठ को समाप्त करने के लिए उसे एक ऐसे सबूत की जरूरत थी जिसे झुठलाया न जा सके, एक ऐसा सबूत जिसे विक्रम किसी भी कानून की किताब से मिटा नहीं सकता था। उसे खून के रिश्ते का सच चाहिए था, उसे डीएनए की जरूरत थी। वह सबसे पहले अपनी पुरानी कॉलेज की दोस्त सुनीता वर्मा के पास गई, जो अब पास के गांव के स्वास्थ्य केंद्र में एक नर्स थी। यह काम बहुत संवेदनशील है, सुनीता ने प्रिया की बात सुनने के बाद कहा, लेकिन अगर यह सच्चाई और तुम्हारे बेटे के लिए है तो मैं मदद करूंगी। बाल का नमूना या कोशिका का? प्रिया ने बिना सोचे जवाब दिया, बाल का। वह बहुत सावधान है, खून लेना मुश्किल होगा, लेकिन बालों का कोई तरीका हो सकता है। बुधवार की दोपहर ठाकुर सीड्स कंपनी ने पुतले वाले ताबूत के मामले के बाद जनता की राय को शांत करने के लिए पुराने कर्मचारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। एक पश्चाताप करने वाली बहू के वेश में प्रिया अप्रत्याशित रूप से मुख्यालय में दिखाई दी। विक्रम, जो उस समय मेहमानों का स्वागत कर रहा था, प्रिया को देखकर चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया और अंदर चली गई। सुनीता, जो कर्मचारियों के नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में वहां मौजूद थी, ने चुपचाप कुर्सी के तौलिए पर फंसे कुछ बालों को इकट्ठा किया और उन्हें एक छोटे से तैयार बैग में डाल दिया। कंपनी से निकलने के बाद वे एक छोटे से कैफे में मिले। सुनीता ने बालों का बैग प्रिया को देते हुए फुसफुसाया, मैं इस नमूने को ठाकुर साहब के नाखूनों के नमूने के साथ, जो पुलिस के पास है, शहर की डीएनए लैब में भेजूंगी। 3 दिनों में परिणाम आ जाएगा। इंतहार के 3 दिन प्रिया के लिए 3 रातों की तरह थे। एक शाम, जैसा कि वादा किया गया था, सुनीता का फोन आया। प्रिया, रिपोर्ट आ गई है। क्या कहती है रिपोर्ट? प्रिया ने पूछा। विक्रम के बालों के नमूने और राजेश सिंह ठाकुर के नाखूनों के नमूने के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रिया ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन दर्द के नहीं, बल्कि एक अभूतपूर्व राहत के। 3 दिन बाद ठाकुर सीड्स कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सरपंच सुरेश पटेल के सुझाव पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक का विषय था विक्रम को कंपनी के संचालन की शक्ति के हस्तांतरण की वैधता की समीक्षा करना। जब प्रिया, सरपंच और नर्स सुनीता के साथ कमरे में दाखिल हुई तो पूरे हॉल में फुसफुसाहट होने लगी। सरपंच पटेल ने सबसे पहले बात की, देवियों और सज्जनों, हाल की घटनाओं के बाद, जिसमें खाली ताबूत और श्रीमती प्रिया शर्मा द्वारा प्रदान किए गए सबूत शामिल हैं, हमने एक स्वतंत्र जांच की है और आज मैं शहर की डीएनए फोरेंसिक लैब से आधिकारिक परिणाम घोषित करना चाहता हूं। उन्होंने काग को ऊंचा उठाया, उनकी आवाज साफ थी। श्री विक्रम और ठाकुर सीड्स के संस्थापक श्री राजेश सिंह ठाकुर के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। कमरे में कोलाहल मच गया। हे भगवान! और हम उसे असली पोता मानते रहे, किसी ने चिल्लाया। प्रिया मंच पर गई। उसने अपने पति की डायरी की एक प्रति, ऑडियो रिकॉर्डिंग का एक लिखित ट्रांसक्रिप्ट और शेयर के कागजात की स्कैन की हुई प्रति निकाली। उसने शांत और स्पष्ट रूप से कहा, मैं, प्रिया शर्मा, स्वर्गीय अरुण ठाकुर की पत्नी और राजेश सिंह ठाकुर की बहू, आज यह पुष्टि करती हूं कि वर्तमान संचालक श्री विक्रम का ठाकुर परिवार से कोई खून का रिश्ता नहीं है। उनके नाम पर किए गए सभी शेयर हस्तांतरण अमान्य हैं। एक बय शेयरधारक ने कहा, लेकिन आपके पास डीएनए के अलावा और क्या सबूत है? प्रिया ने रिकॉर्डिंग से निकाले गए कबूलनामे वाले काग को ऊंचा किया।
फिर उसने वह छोटा सा हिस्सा चलाया जिसमें आवाज़ दी, अगर मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा तो तुम मुझे अरुण की तरह मारने की धमकी दोगे। बैठक कक्ष में एक भयानक सन्नाटा छा गया। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। वह माइक्रोफोन छीनने के लिए खड़ा हुआ। बस करो, यह सब घगा हुआ है, सरपंच पटेल ने ओर से कहा। अगर यह घा हुआ है तो तुम दोबारा डीएनए टेस्ट कराने की हिम्मत क्यों नहीं करते? और तुमने पिछले हफ्ते कंपनी की अधिकांश संपत्ति चुपके से किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर क्यों ट्रांसफर कर दी? विक्रम की बोलती बंद हो गई। एक अन्य शेयरधारक खगा हुआ। मैं जांच के निष्कर्ष तक विक्रम के नाम पर मौजूद सभी संपत्तियों को फ्रीज करने और कंपनी में उसकी सभी गतिविधियों को तत्काल निलंबित करने का प्रस्ताव करता हूं। जब बैठक समाप्त हुई तो विक्रम को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। अध्याय 6। तहखाने से बचाव। अपने पति की पुरानी डायरी से मिले एक नक्शे के साथ प्रिया ठाकुर परिवार की हवेली के परिसर के अंत में स्थित एक पुराने गोदाम के सामने खड़ी थी। यह वह जगह थी जहां पहले केवल धान और कृषि उपकरण रखे जाते थे। प्रिया को हमेशा इस गोदाम में कुछ गब महसूस होती थी। अरुण की मृत्यु के बाद कमला ठाकुर ने इसे बंद करने का आदेश दिया था। टॉर्च की रोशनी में प्रिया ने पुरानी लकड़ी की दीवारों के चारों ओर देखा। कुछ देर तलाशने के बाद उसका हाथ एक लकड़ी के तख्ते पर पहा जो थोड़ा खिसका हुआ लग रहा था। उसने उसे अपनी पूरी ताकत से धकेला। क्रीक की आवाज के साथ तख्ता एक तरफ खिसक गया। नीचे पुरानी ईंटों का फर्श था, लेकिन बीच में एक ईंट का रंग अलग था। उसने लोहे की छत से उसे निकालने की कोशिश की। ईंट टूट गई। एक खाली जगह दिखाई दी। उसने नीचे झांका। लगभग 2 मीटर गहरा एक छोटा अंधेरा तहखाना था। एक भयानक तीखी बदबू आ रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी तहखाने के नीचे डाली और वह जम गई। एक मानव शरीर एक कोने में सिकुड़ा हुआ पड़ा था। बाल सफेद और उलझे हुए थे। हाथ पैर पुराने कपड़ों से कसकर बंधे हुए थे। शरीर इतना दुबला पतला था कि हड्डियां सूखी टहनियों की तरह दिख रही थीं। वह परिचित चेहरा, चाहे कितना भी खोखला क्यों न हो, प्रिया जानती थी कि वह राजेश ठाकुर थे, उसके ससुर, जिनका श्राद्ध कुछ दिन पहले ही पूरे गांव ने किया था। बाबूजी, प्रिया का गला भर आया। बिना एक पल सोचे वह तहखाने में उतर गई। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने कपे के टुकों को खोला। राजेश ठाकुर की आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी छाती अभी भी धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। उसने धीरे से उन्हें हिलाया। बाबूजी, मैं प्रिया हूं, आंखें खोलो। राजेश ठाकुर की पलकें धीरे से कांपीं। उनके सूखे होंठ हिले। प्रिया? हाँ बाबूजी, मैं हूं। हिम्मत रखिए, मैं आपको अस्पताल ले जा रही हूं। उनकी आंखों से एक आंसू लुक गया। उनकी आवाज टूटी हुई थी। उसने मुझे कई दिनों तक बंद रखा। सोचा कि मैं मर जाऊंगा। प्रिया ने रोते हुए उनके बंधन खोले। उसने सरपंच पटेल को फोन किया। पटेल चाचा, मुझे बाबूजी मिल गए हैं। वह इंदा हैं, गोदाम के नीचे तहखाने में। क्या? हे भगवान, वहीं रुको, मैं तुरंत आ रहा हूं। सिर्फ 10 मिनट बाद सरपंच पटेल, नर्स सुनीता और 2 पंचायत सदस्यों के साथ वहां थे। उन्होंने तुरंत राजेश ठाकुर को तहखाने से बाहर निकाला। जमीन पर आने के बाद राजेश ठाकुर को गर्म कंबल में लपेटा गया और प्राथमिक उपचार दिया गया। उन्होंने फुसफुसाया, वह और विक्रम। उन्होंने मुझे इंदा दफनाने के लिए अंतिम संस्कार का नाटक किया, कंपनी हपने के लिए। वह मेरा भतीजा नहीं है, वह उसका किसी और के साथ बेटा है। बाबूजी, आप और मत बोलिए, आराम कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी, प्रिया ने कहा। जब एम्बुलेंस अस्पताल की ओर तेजी से बिलाब लग रही थी, प्रिया राजेश ठाकुर के बगल में बैठी, उनके ठंडे हाथ को कसकर पके हुए थी। उस रात अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि राजेश ठाकुर खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें ठीक होने में समय लगेगा। जब नर्स कमरे से चली गई तो राजेश ठाकुर ने धीरे से प्रिया को पास बुलाया। धन्यवाद बेटी, अगर तुम न होती तो मैं अंधेरे में मर गया होता। प्रिया ने उनका हाथ पका। मुझे आपके एहसान की जरूरत नहीं है बाबूजी, मुझे बस आपके जीने की जरूरत है, ताकि आप सच्चाई को सामने आते हुए देख सकें। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। मुझसे वादा करो, तुम उन्हें माफ नहीं करोगी। वे रोहन को भी नुकसान पहुंचाना चाहते थे। प्रिया जम गई। रोहन मेरा बेटा? राजेश ठाकुर ने धीरे धीरे कहा, क्योंकि वह ठाकुर परिवार का एकमात्र असली खून है। उन्हें डर था कि एक दिन वह बहा होकर सब कुछ वापस मांग लेगा। अध्याय 7। अंतिम कबूलनामा और न्याय। यह खबर कि राजेश सिंह ठाकुर इंदा हैं और उन्हें एक तहखाने से बचाया गया है, पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। पूरा शांतिपुर गांव भावनाओं के ज्वार में डूब गया। अगली सुबह पंचायत कार्यालय में प्रिया सरपंच पटेल और पुलिस के साथ एक जांच दल के सामने बैठी थी।
वह अपने साथ वह यूएसबी लाई थी जिसमें पुरानी कैसेट से निकाली गई रिकॉर्डिंग थी। कमरे में राजेश ठाकुर की आवाज़ रिकॉर्डिंग में गूंजी। मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। विक्रम इस परिवार का खून नहीं है। फिर कमला ठाकुर की आवाज़ आई, साफ और ठंडी, अगर तुम हस्ताक्षर नहीं करोगे तो मुझे दोष मत देना। मैंने तुम्हें इतने साल झेला है। यह संपत्ति उसके हाथ में जानी चाहिए जो इसे संभाल सके। उसे तुम्हारा पोता होने की जरूरत नहीं है, वह मेरा बेटा है, समझे? फिर विक्रम की आवाज़ आई, अगर आप इंदा रहे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बस यह मान लीजिए कि आप शांति से जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग एक अजीब आवाज़ के साथ समाप्त हुई और फिर एक टूटी हुई आवाज़ में कहा गया, प्रिया, अगर कुछ हो जाए तो रोहन की रक्षा करना। जांच अधिकारी ने कहा, यह एक संगठित हत्या की साजिश है। उसी दोपहर पुलिस ने कमला ठाकुर के निजी कमरे की तलाशी ली। उनके बिस्तर के नीचे एक पुराने फोन में एक और ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली। मां, वह बहुत कमोर है, उसे कहाँ ले जाएं? मेरे पास एक जगह है, बगीचे के पीछे का गोदाम। याद है, तुम्हारे पिता ने इसे ध्यान रखने के लिए बनाया था। अब यह अपने असली उद्देश्य के लिए काम आएगा। तुम बेहोशी की दवा का इंतजाम करो, मैं अंतिम संस्कार का देख लूंगी। प्रिया ढक्कन खोलने की हिम्मत नहीं करेगी, बस पुतले को अंदर डाल देना और उस लक्के का मैं देख लूंगी। वह अरुण की तरह बहुत यादा दिखता है। जब वह वहां होगा तो वह अपना हिस्सा मांगेगा। जब यह रिकॉर्डिंग सार्वजनिक हुई तो पूरे क्षेत्र में हंगामा मच गया। स्थानीय अखबारों की सुर्खियां थीं, झूठा अंतिम संस्कार, शांतिपुर में एक चालाक हत्या का नाटक, एक धर्मपरायण पत्नी और संपत्ति के लिए पति को इंदा दफनाने की साजिश, नकली वारिस, एक बहू ने तो ही उत्तम योजना। पुलिस ने कमला ठाकुर और विक्रम के खिलाफ हत्या की साजिश, अवैध रूप से बंदी बनाने, जालसाई, संपत्ति हड़पने और पहचान छिपाने सहित कई आरोपों में मामला दर्ज किया। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो कमला ठाकुर रोई नहीं। उसने सिर्फ प्रिया को एक ठंडी नज़र से देखा। तुम जीत गईं, लेकिन खुद को महान मत समझो। मैंने बस वही किया जो इस विरासत को बचाने के लिए जरूरी था। प्रिया ने सीधे उसकी आंखों में देखा। आप गलत हैं। विरासत नैतिकता से बनती है, रिश्तेदारों के खून से नहीं। अध्याय 8। एक नई सुबह। एक सुबह ठाकुर सीड्स के मुख्यालय में बोर्ड के सदस्यों ने एक विशेष बैठक बुलाई। प्रिया एक सफेद कमी और ग्रे पैंट में अंदर आई। वह अपने 6 साल के बेटे रोहन को साथ लाई थी। सबसे आगे राजेश सिंह ठाकुर एक कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में लाठी लिए। वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, लेकिन उनका मन पहले से कहीं ज्यादा साफ था। प्रिया सामने आई। उसने एक फाइल निकाली। उसने कहा, मैं प्रिया शर्मा, स्वर्गीय अरुण ठाकुर की पत्नी और राजेश सिंह ठाकुर की बहू, आज मैं औपचारिक रूप से अपने या अपने बेटे से संबंधित किसी भी विरासत, संचालन अधिकार या शेयर को अस्वीकार करती हूं। हॉल में हलचल मच गई। एक बड़े शेयरधारक ने कहा, प्रिया जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप ही असली वंशज हैं। प्रिया धीरे से मुस्कुराई। मैं यहां अधिकार छीनने नहीं आई थी, मैं सच्चाई को सामने लाने आई थी। और अब जब सब कुछ साफ हो गया है तो मैं एक सामान्य मां बनकर अपने बेटे को ईमानदारी से पालना चाहती हूं, शक्ति से नहीं। लेकिन रोहन का क्या? वह ठाकुर परिवार का खून है, किसी और ने पूछा। मेरे बेटे को अपनी कीमत साबित करने के लिए एक कंपनी की जरूरत नहीं है, प्रिया ने कहा। उसे एक शांतिपूर्ण बचपन की जरूरत है। उसने विरासत को अस्वीकार करने वाले दस्तावेज मेज पर रख दिए। तभी राजेश ठाकुर खड़े हुए। वह कांपते हुए अपनी बहू के पास गए और उसके सामने सिर झुकाया। प्रिया, मुझे माफ कर दो बेटी। उनकी आवाज भर्राई हुई थी। पूरी जिंदगी मैंने सोचा कि मैं रास्ता दिखाता हूं, लेकिन मेरे अंधे विश्वास ने मेरे बेटे को मार डाला और लगभग मुझे भी। अगर तुम न होती तो मैं अपने ही बनाए घर में इंदा दफन हो गया होता। प्रिया ने उनका हाथ पका। मुझे माफी नहीं चाहिए बाबूजी, मुझे बस चाहिए कि आप जिए, ताकि रोहन जान सके कि हर मुश्किल के बावजूद उसके पास एक बहादुर दादा हैं जो धोखे की गहराइयों से उठकर खड़े हुए। राजेश ठाकुर ने अपनी बहू और पोते को गले लगा लिया। 3 पीढ़ियां, एक भावुक आलिंगन में। अध्यक्ष ने घोषणा की, औपचारिक अनुरोध के अनुसार श्रीमती प्रिया शर्मा के सभी शेयर अरुण ठाकुर, बीज और सत्य बोने वाले छात्रवृत्ति कोष में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। उस शाम प्रिया रोहन को गांव के पीछे धान के खेतों में ले गई। सूरज डूब रहा था और हवा में धान की मीठी महक थी। मां, क्या हम कल फिर से उस भी वाली जगह पर जाएंगे? रोहन ने पूछा। नहीं बेटा, कल से सिर्फ तुम, मैं और ये धान के खेत होंगे। रोहन हंसते हुए पगडंडी पर दौड़ने लगा। प्रिया ने अपने बेटे को देखा।
उसका दिल हल्का था। उसने बहुत कुछ खोया था, लेकिन उसने सबसे महत्वपूर्ण चीजों को बचा लिया था, गरिमा, सच्चाई और अपने बच्चे के लिए एक साफ सुथरा भविष्य। सच्चाई की सुबह हो चुकी थी, कोमल लेकिन अटल। एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसमें कोई भूत नहीं था, कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ रोशनी थी और आगे बढ़ने वाले कदम थे जो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे।